इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी किसान भाइयों और बहनों को आभा बहन की और तंजीला बहन की राम राम। साथ ही आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। किसान भाइयों, आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रहा है। वर्ष 1936 में भारतीय राजकीय प्रसारण सेवा के रूप में शुरू हुआ ये संस्थान आज 591 से ज़्यादा स्टेशनों के नेटवर्क के साथ 23 भाषाओं में अपने देश के जन जन तक अपनी पहुंच बना चुका है। जी हाँ, साथ ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य पर चलते हुए आकाशवाणी ने देश के दूर दराज के इलाकों तक स्थानीय संस्कृति, शिक्षा, सूचना और संगीत को पहुंचाया है। हाँ, आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता, व्यापक पहुंच और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कारण हमारे देश में बेहद लोकप्रिय है। साथ ही एक बात हम आपको बता दें कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों को हमारे देश के साथ विदेश में भी सुना जा रहा है और पसंद भी किया जा रहा है। और ऐसे ही ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी पिछले 90 सालों से हमारा भरोसेमंद हमसफ़र रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तंजीला बहन बताइए आज के आकर्षण में क्या क्या है। बिल्कुल आभा बहन। तो किसान भाइयों, आज के आकर्षण में आज की बात होगी कार्बन खेती पर और आज की चर्चा का विषय होगा चने की उन्नत खेती इस विषय पर। साथ ही आज गुरुवार है भाई, तो होगा लोक रंजनी क्रम और कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी। हाँ, और आज के मेहमान क्रम के अंतर्गत सिंहपुर थाना, ग्राम मोहगांव, तहसील सौंसर, जिला पांडुर्ना से श्री सुधाकर कलम्बे से बातचीत करेंगी हमारी तंजीला बहन और विषय होगा खेती में खास कपास। और किसान भाइयों, 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चल रहा है। ये अभियान केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम सुनेंगे चर्चा जिसका विषय है खेती बचाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करें। हाँ, चलिए सबसे जुड़ते हैं, है ना। सबसे पहले भाई लोक रंजनी क्रम से जुड़ना जरूरी है ना, क्योंकि आज है गुरुवार, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं उर्मिला पांडे की आवाज में ये गीत। और भाई आभा बहन, आपके हाथ में कुछ पत्र दिख रहे हैं। हाँ, तो जरा बताइए कि पत्र कहाँ से आए हुए हैं। हाँ, तो ये पत्र है थावड़ी कला अमरवाड़ा से और लिखने वाले हैं मनोज पटेल, प्रमोद, चंदन पटेल, विपुल पटेल, संतराम मालवी, सतीश मालवी, गोलू, सरजू, संतोष और पूनाराम मालवी, गेंदलाल यादव, लक्ष्मी यादव, धनीराम और तुलसीराम बंदेवार। और एक और पत्र है मेघा सिवनी सारना से, लिखने वाले हैं श्याम बंदेवार, सेवक राम बंदेवार, सुमित, सुचित और रामलाल बंदेवार और सविता बंदेवार। और तंजीला बहन, इन सभी ने उर्मिला पांडे की आवाज़ में सुनना चाहा है ये गीत। तो चलिए इनको सुनवाते हैं ये गीत। सुनवाते हैं। कर
चेकनिया हो देखत के चेकनिया मैं तो से बेरे दी सैया लई दे कर धनिया मंगई दे कर धनिया मैं तो से बेरे दी। चलिए, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और शुरू करते हैं हम हमारी आज की बात, जिसका विषय है कार्बन खेती। किसान भाइयों, कार्बन खेती ऐसी कृषि पद्धति है जिसका उद्देश्य वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर उसे मिट्टी और पौधों में जमा करना है। इसका मुख्य लक्ष्य पर्यावरण से कार्बन की मात्रा कम करना और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना है। बिल्कुल। और आभा बहन, हम बता दें हमारे किसान भाइयों को कि प्राकृतिक रूप से पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हवा से कार्बन सोखते हैं। कार्बन खेती के तहत ऐसे कृषि तरीकों का उपयोग करते हैं जिससे ये कार्बन पौधों की जो जड़ें होती हैं ना, उसके माध्यम से लंबे समय तक मिट्टी में सुरक्षित रहे। मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ाने से मिट्टी का स्वास्थ्य में सुधार होता है, खाद्य सुरक्षा के साथ कृषि उपज बढ़ती है और पानी की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। मिट्टी कार्बन में वृद्धि के साथ लाभ देने की एक श्रृंखला बनाती है। ये मिट्टी को सूखे के प्रति लचीलापन बनाने में मदद करती है और प्राकृतिक तरीके से कृषि की जो उत्पादकता है उसे बढ़ाती है। और साथ ही किसान भाइयों, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, जल धारण क्षमता और फसल की पैदावार बढ़ाती है। चलिए अब बात करते हैं कार्बन खेती में कौन सी विधियां उपयोगी हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की जुताई में कमी पर। किसान भाइयों, मिट्टी की जुताई आमतौर पर मिट्टी को ढीला करने, वायु संचार बढ़ाने और खरपतवारों को हटाने के लिए करते हैं। किसान भाइयों, पर कार्बन खेती में खेत को बार बार जुताई करने से मिट्टी में मौजूद कार्बन तेजी से उड़ जाता है। इसलिए इसमें बिना जुताई किए पुरानी फसल के अवशेष को मिट्टी में ही छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कार्बन का स्तर बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा आभा बहन आपने। और मुख्य फसल की कटाई के बाद खेत को खाली छोड़ने के बाद दलहनी या तेज़ी से बढ़ने वाली फसलें उगाना चाहिए। ये मिट्टी को ढककर रखती हैं, नमी बनाए रखती हैं और भाई प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन को ज़मीन के अंदर भी खींचती हैं। किसान भाइयों, एक ही फसल लगातार उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इसके बजाय अलग अलग गहरी और उथली जड़ों वाली फसलों को हमें अदल बदल कर बोना चाहिए, यानी कि हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। आभा बहन, खेत में जैविक और हरी खाद का उपयोग करना चाहिए, है ना? जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और सनई ढेंचा जैसे हरी खाद का उपयोग करने से मिट्टी में कार्बन पदार्थ जो होते हैं और जो ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही फसल के कचरे या लकड़ी को बिना ऑक्सीजन के जलाकर बायोचार यानी कि कोयले जैसा पदार्थ बनाकर इसे मिट्टी में मिलाने से ये कार्बन जो है वो लंबे समय तक मिट्टी में सुरक्षित रहता है। और किसान भाइयों, खेती की जो खेतों के मेड़ होते हैं या खाली जगह पर पेड़ पौधे लगाने से भूमि का कार्बन सिंक मजबूत होता है और पेड़ों की पत्तियां गिरने से प्राकृतिक रूप से कार्बन भी बढ़ता है। किसान भाइयों, फसल अवशेष नहीं जलाना चाहिए। पराली जलाने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता तो नष्ट होती है, साथ ही लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते हैं और जो केंचुए होते हैं वो मर जाते हैं और वायु प्रदूषण होता है। साथ ही कार्बनिक तत्व जल जाते हैं। इससे पर्यावरण, मिट्टी, मानव स्वास्थ्य, इन तीनों को ही नुकसान पहुंचता है। गेहूं या धान की कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेष को जलाने के बजाय उन्हें वहीं सड़ाकर या मल्चिंग करके मिट्टी में मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, कार्बन खेती से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, जल धारण क्षमता के साथ पैदावार बढ़ती है और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो किसान भाई कार्बन खेती करते हैं और अपने खेत में कार्बन भी जो मात्रा बढ़ाते हैं उन्हें कार्बन क्रेडिट भी मिलता है। आभा बहन, पता है कि नहीं आपको? और कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापार योग्य प्रमाण पत्र होता है जिससे किसान भाइयों की अतिरिक्त आय जो होती है वो बढ़ती है। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की बात कार्बन खेती पर। अब चलिए आपको सुनवाते हैं ये महत्वपूर्ण संदेश। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं
और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पम्प का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पम्प की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब बारी है मेहमान क्रम से जुड़ने की। तो आज हमारे साथ हैं सिंहपुर थाना ग्राम मोहगांव तहसील सौंसर जिला पांडुरना से सुधाकर कलम्बे जी। इनसे खेती में खास कपास विषय पर बातचीत कर रही हैं हमारी तंजीला बहन। श्रोताओं, आज हम मेहमान क्रम के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सोने की जिसे व्यावसायिक जगत में जाना जाता है सफेद सोने के नाम से, यानी कि कपास की। और हमारे सामने मौजूद हैं श्री सुधाकर कलम्बे जी, जो कि सिंहपुर थाना मोहगांव तहसील सौंसर के प्रगतिशील किसान हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे खेती में खास कपास इस विषय में और जानेंगे कपास की खेती में इनके अनुभवों को। तो सबसे पहले भाई सुधाकर जी, सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार। जी नमस्कार। सुधाकर जी, आप कितने सालों से खेती का काम कर रहे हैं और कौन कौन से फसलों का आप उत्पादन करते हैं? जी तकरीबन 30-35 सालों से मैं खेती का काम कर रहा हूँ, जिसमें गेहूं हो गया, मक्का, संतरा, तुअर और कपास का उत्पादन करता हूँ। काफी मुनाफा प्राप्त हो जाता है। अभी वर्तमान में मेरे खेतों में कपास की बुआई के लिए जमीन को तैयार करने का काम चालू है और कपास से अधिक मुनाफा हो जाता है वर्तमान समय में, उसकी डिमांड होने से। और भाई कपास से ही आप सबसे ज्यादा मुनाफा कैसे कमा लेते हैं? जी क्या है, किसी भी फसल के लिए सबसे जरूरी होता है जो मिट्टी हो गई, जलवायु। हमारे क्षेत्र में जैसे जलवायु और मिट्टी कपास संतरे के लिए बहुत उपयुक्त है। साथ ही इसकी बाजार में अच्छी मांग होने के कारण, क्योंकि कपास बहुत सारी चीजों में उपयोग किया जाता है, जिससे खूबसूरत वस्त्र भी बनते हैं, मेडिकल में भी कुछ जरूरी चीजें बनती है और इसके बीज से तेल तक निकाला जाता है, जिसकी बाजार में बहुत मांग है। इसकी मांग होने से मुनाफा हम कमा लेते हैं। आप कपास की कौन सी किस्म लगाते हैं सुधाकर जी? जी हमारे क्षेत्र के अनुसार जो शासन द्वारा अनुशंसित उन्नत और बीटी कपास की किस्मों का हम लोग चयन करते हैं। इससे उत्पादन अच्छा मिल जाता है। और भाई अच्छी पैदावार के लिए आप क्या करते हैं? जी सबसे पहले तो पहली चीज होती है समय पर बुआई। अगर बुआई सही समय पर हो गई तो और उसके बाद में जो संतुलित खाद है, गोबर खाद, उर्वरक, उचित सिंचाई की व्यवस्था और खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। खरपतवार नियंत्रण से फसल ज्यादा अच्छी रहती है। कीट नियंत्रण के लिए नियमित निगरानी करना पड़ता है। जो कार्यक्रम है किसान वाणी के अंतर्गत जो वैज्ञानिक वगैरह सलाह देते हैं, उसे बड़े ध्यान से सुनता हूँ और आवश्यक दवाओं के साथ ही आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती का काम करता हूँ। तो क्या आप हमारे कार्यक्रम रोज सुनते हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं आपके कार्यक्रम रोज सुनता हूँ और हमारे आसपास के सभी गांव के लोग आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुनते हैं। खास तौर से कार्यक्रम किसान वाणी तो सभी किसान भाई और बहनें सुनते हैं और सराहते हैं, क्योंकि इससे कृषि और जो अपना डेयरी है, पशुपालन है से संबंधित काफी जानकारियां हम लोगों को घर बैठे ही प्राप्त हो जाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सभी इस कार्यक्रम को बहुत रुचि से सुनते हैं और इससे आप लोग फायदा भी उठा रहे हैं। और भाई सुधाकर जी, हम आपको एक बात बता दें कि इस वर्ष हमारे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और हमारे बहुत से श्रोता इसके कार्यक्रमों को बहुत शौक से सुनते आ रहे हैं और खासकर हमारे किसान भाई कार्यक्रम किसान वाणी को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। भाई आप कितने वर्षों से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं? जी मैं काफी सालों से ये कार्यक्रम सुनते आ रहा हूँ
और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी किसानों ने जो आधुनिक तकनीक की जानकारी प्राप्त की है, इसी से वैज्ञानिकों के अनुभव से हम सभी किसान फायदा उठा रहे हैं। चाहे कृषि क्षेत्र की बात करें, पशुपालन की करें, या से ज्यादा तो हेलो किसान वाणी कार्यक्रम तो बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि इसमें हम सभी किसान भाई अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। जो भी अच्छी चीज होती है वो उसका फायदा हम लोग उठाते हैं। अच्छा, तो आप हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में कॉल करके अपनी खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। जी हाँ, इससे हमें क्या होता है, नई नई फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और सही बताए तो आकाशवाणी के इन कार्यक्रमों के माध्यम से ही हम सभी किसान भाई बहन जागरूक हुए हैं और आत्मनिर्भर बने, क्योंकि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीमें, जो किसानों को दी जाने वाली योजनाओं की जानकारी भी हमें किसान वाणी कार्यक्रम से ही पता चलती है, और किसानों के अनुभव भी हमें, नए नए किसानों के जो अनुभव होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। मौसम से संबंधित जानकारी भी हमें समय पर मिल जाती है, जिससे हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। जो मंडी भाव होते हैं, जिससे भी हमें जानकारी मिल जाती है, तो हम मंडी भाव के हिसाब से अपनी फसलों को बाजार बेच सकते हैं और अधिक मुनाफा कमाते हैं। इसके लिए मैं जो आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने अनुभव को हमारे अन्य किसान भाइयों को बताने का मौका दिया। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी के ये 90 वर्ष इतने सफलतापूर्वक जो गुजरे हैं, और आगे भी यह सफर लगातार चलता रहे। सुधाकर जी, आप काफी अरसे से रेडियो सुनते आ रहे हैं ना, तो किस तरह की खुशी आपको मिलती है आपको रेडियो सुनने के बाद? जी, बहुत अच्छा लगता है, और जो हम लोगों के पसंदीदा गाने हैं ना, आप सुनाते हैं, जी जी। उनको सुनकर बहुत आनंद आता है, पुरानी यादें ताजा होती है। लोकगीत, लोक भजनों के माध्यम से हम नए नए गायक कलाकारों को जान पाते हैं और उन्हें भी सुनते हैं। इन्हें भी बहुत रुचि से सुनता हूँ, ये जो कार्यक्रम है बाकी के, इसको भी बड़ी रुचि से सुनता हूँ। और हमारी कृषि की उन्नति में भी ये जो आकाशवाणी है का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं समस्त आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुधाकर जी, आपने हमें अपना वक्त देकर हमसे बातचीत की और खेती से जुड़े अपने अनुभवों को हमारे किसान भाइयों के बीच में साझा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी धन्यवाद, नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे सिंहपुर थाना, ग्राम मोहगांव, तहसील सौंसर, जिला पांढुर्ना से श्री सुधाकर कलम्बे। इनसे खेती में खास कपास विषय पर बातचीत कर रही थी तंजिला बहन। और चलिए अब बारी है जुड़ने की हमारी आज की चर्चा से, जिसका विषय है चने की उन्नत खेती। किसान भाइयों, चना एक प्रमुख दलहन फसल है जिसका उत्पादन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हमारे देश में होता है। चने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। चलिए चने की खेती के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। चने की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी अच्छी होती है और अम्लीय और ऊसर मिट्टी जो है वो चने की खेती के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल सही कहा आप बहन। और किसान भाइयों, साथ ही मिट्टी में जल निकास की जो व्यवस्था होती है वो अच्छे से बना लेना चाहिए, क्योंकि भाई खेत में पानी भरे रहने से फसल को नुकसान होता है। और खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और डिस्क हैरो से करना चाहिए। इसके बाद क्रॉस जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। जी हाँ किसान भाइयों, खेत की तैयारी के बाद उन्नत किस्मों के बीज को बीजोपचार करके ही बुआई करना चाहिए। चने की फसल में बहुत से कीट और बीमारियां लग जाती हैं जो खेती को नुकसान पहुंचाती है। चने के बीज को हमेशा राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके ही बुआई जो है वो करना चाहिए। किसान भाइयों, चने की बुआई के लिए अक्टूबर के पहले और दूसरे हफ्ते में जो है वो अच्छा समय होता है। और भाई देखिए 80 जो बीज का जो आपने बताया समय कि अक्टूबर से अक्टूबर का पहला या दूसरा जो हफ्ता है वो सही होता है। और बरानी खेती से है ना, जो बरानी खेती के लिए भाई 80 किलो बीज और संचित खेतों के लिए 60 किलो बीज प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए पर्याप्त होता है।
बिल्कुल। जी हाँ किसान भाइयों, बीजों की बुआई गहराई में करना चाहिए ताकि कम पानी में भी इसकी जड़ों में नमी जो है वो बनी रहे। सिंचित खेत में बीज की गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए और बरानी फसल के लिए बीज की गहराई जो है वो 7 से 10 सेंटीमीटर की होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आबा बहन। और इसके साथ ही चने की बुआई हमेशा कतार में करना चाहिए ताकि सिंचाई करने, खाद उर्वरक डालने और खरपतवार जो रहता है उसको निकालने में आसानी रहे, है ना। और देसी चने में कतार से कतार की दूरी जो होती है वो 30 सेंटीमीटर और काबुली चने में कतार की जो दूरी होती है वो 40 से 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बिल्कुल। गोबर खाद और कंपोस्ट खाद को खेत की तैयारी के समय ही मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। बिल्कुल। और बहन जी हाँ किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई की। तो खेत की बुआई के पहले ही एक बार सिंचाई कर लेना चाहिए। हाँ, फिर पहली सिंचाई बुआई से 35 से 40 दिनों में करना चाहिए और दूसरी सिंचाई 70 से 80 दिन में, और जो आखिरी सिंचाई है वो 105 दिन से 110 दिन में करना चाहिए। यदि सिंचाई की अच्छी सुविधा हो तो पहली सिंचाई 40 से 45 दिन में और दूसरी सिंचाई 80 से 90 दिन के बाद करना चाहिए। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि खेत में ज़्यादा दिन तक पानी भरा नहीं रहना चाहिए। और आबा बहन, चने की जो फसल होती है उसमें बहुत तरह के खरपतवार भी तो उग जाते हैं ना। तो ये पौधों के साथ पोषक जो तत्व होते हैं उनकी नमी होती है, जगह और प्रकाश लेकर फसल को प्रभावित भी तो करते हैं। तो साथ ही कई तरह की बीमारियां भी और कीटों को भी ये बढ़ाते हैं। तो चने की फसल में 2 बार गुड़ाई करना चाहिए। इससे मतलब जो खरपतवार होते हैं वो निकल जाते हैं। फसल बुआई के 30 से 35 दिन के बाद पहली गुड़ाई करें और दूसरी गुड़ाई जो करें आप 50 से 55 दिन के में कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, चने की फसल को कीट और बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। उकटा रोग में बीमारी के लक्षण 20 से 25 दिन के बाद दिखने लगते हैं। इसमें क्या होता है, पौधा पीला हो जाता है और नीचे से ऊपर की ओर जो इसकी पत्तियां हैं वो सूखने लगती है और पौधा फिर धीरे से मर जाता है। ये लक्षण यदि दिखें तो तुरंत ही सिंचाई कर देना चाहिए। फली छेदक फली को खाकर फसल को जो यानी फलियाँ जो होती है चने की उसको खोखली कर देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कना चाहिए। किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने और ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए। तो किसान भाइयों, अभी ये हमारी जो चर्चा का है पहला विषय जो है वो समाप्त होता है। अब हम हमारी चर्चा का एक दूसरा विषय भी आपके सामने आज लेकर आए हैं जो बहुत ज़रूरी है। हाँ किसान भाइयों, केंद्र सरकार द्वारा 1 जून से 30 जून तक राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत छोटी सी चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं, जिसका विषय है खेती बचाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करें। किसान भाइयों, खेती को बचाने के लिए मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के विकल्प में हम जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, यूरिया और DAP की जगह केचुआ खाद, गोबर की खाद और नीम की खली का उपयोग कर सकते हैं। ये मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व को बढ़ाते हैं। बिल्कुल आवा बहन। और हम हमारे किसान भाई को बता दें कि हरी खाद के रूप में हम खेत में फसल बोने के पहले सनई, ठेचा या ग्वार जैसी फसलें उगाकर उन्हें खेत में ही मिट्टी में मिला दें। ये प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं। हाँ, प्राकृतिक खेती में जीवामृत में गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़ और बेसन का मिश्रण का उपयोग करना चाहिए। ये मिट्टी के मित्र जीवाणुओं को बढ़ाता है। और भाई फसल चक्र अपनाना तो चाहिए बिल्कुल, ये कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाइयों एक ही खेत में हर साल एक जैसी फसल नहीं बोना चाहिए। दलहनी फसलों को शामिल करना चाहिए। चना, मटर, मूंग लगाना चाहिए क्योंकि इनकी जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। हाँ किसान भाइयों, अपने खेत की मिट्टी की जांच ज़रूर करवाना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है, जिससे केवल ज़रूरत के हिसाब से ही उर्वरक का हम उपयोग कर सकेंगे। और किसान भाइयों को बाजार में मिलने वाली नकली कीटनाशकों, बीजों और रासायनिक उर्वरकों की जो होती पहचान करनी भी इस अभियान में सिखाया जाएगा। हाँ किसान भाइयों, ये अभियान कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। किसान भाइयों, इस अभियान की अवधि याद रहे 1 जून से 30 जून तक।
तो किसान भाइयों, ये तो थी हमारी छोटी सी चर्चा जिसका विषय था खेती बचाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करें। और चलिए अब फिर से जुड़ते हैं हम एक बार लोकरंजनी क्रम से। और ये पत्र हमारे पास आया है खापा भाट कुसमैली से और लिखने वाले हैं नर्मदा प्रसाद कुशवाहा, शुभम कुशवाहा, नितिन कुमारी नीलिमा और श्रीमती सुशीला कुशवाहा, और सिवनी मंदिर सारना से दीपक यादव, नंद किशोर यादव, आशा लक्ष्मी यादव, अरविंद यादव और पुरुषोत्तम पटेल, साथ ही अशोक पटेल ने ये लिखा है। और इन सभी को हम सुनवा रहे हैं शिवरतन यादव और लक्ष्मी त्रिपाठी की आवाज़ में ये गीत। नजरिया चले मोरे दिल पे कटरिया, मार न तिरछी नजरिया चले मोरे दिल पे कटरिया। सैया छेड़े नबी के बजरिया, अब मोरी बारी है उमरिया। हाय सैया छेड़े नबी के बजरिया, अब मोरी बारी है उमरिया। मार न तिरछी नजरिया चले मोरे दिल पे कटरिया। हाय सैया छेड़े नबी के बजरिया, अब मोरी बारी है उमरिया। जानी का तोरी मन भाए, हाय जानी का तोरी मन भाए, मोसिका है रात बढ़ाए। और तन पे चूनर धानी तोहे लागे बड़ी सुहानी, गोरे तन पे चूनर धानी तोहे लागे बड़ी सुहानी। बल खा जाए ओ बल खा जाए पतरी कमरिया, अबे तोरी बारी रे उमरिया। हाय सैया छेड़ी नबी के बजरिया, अब मोरी बारी है उमरिया। मार न तिरछी नजरिया चले मोरे दिल पे कटरिया। हाय सैया छेड़ी नबी के बजरिया, अब मोरी बारी है उमरिया। इसी के साथ मैं आभा बहन और मैं तंजिला बहन कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।